गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारे द्वारा सेकंड चैप्टर का 7th लेक्चर स्टार्ट किया जाएगा। इसके अंतर्गत उपभोक्ता के संतुलन का अध्ययन करेंगे हम उपयोगिता विश्लेषण में दो वस्तुओं के संदर्भ में जब दोनों वस्तुओं की कीमतें असमान होती हैं। सबसे पहले हमारे द्वारा जब कल दोनों वस्तुओं की कीमतें समान होने का अध्ययन कर रहे थे उपभोक्ता के संतुलन के संदर्भ में, तो हमारे द्वारा दो शर्तों का अध्ययन किया गया था। उन दोनों शर्तों के माध्यम से ही उपभोक्ता के संतुलन का अध्ययन किया गया था। आज भी हमारे द्वारा उपभोक्ता के संतुलन का अध्ययन करने के लिए दोनों वस्तुओं की कीमतें असमान होने पर दो शर्तें लागू होती हैं। पहली शर्त, मार्जिनल यूटिलिटी एक्स डिवाइडेड प्राइस एक्स इक्वल टू का साइन मार्जिनल यूटिलिटी वाई डिवाइडेड प्राइस वाई। ये पहली शर्त है। एक्स वस्तु की अंतिम इकाई से प्राप्त सीमांत उपयोगिता और उसकी कीमतों का अनुपात बराबर होने चाहिए वाई वस्तु की अंतिम इकाई से प्राप्त सीमांत उपयोगिता और उसकी कीमतों के अनुपात से। और दूसरी शर्त के अकॉर्डिंग हमारे प्राइस एक्स, एक्स वस्तु की प्रति इकाई कीमत, क्वांटिटी एक्स, एक्स वस्तु की मात्रा कितनी उपभोक्ता द्वारा ली जा रही है, दोनों का गुणनफल प्लस कर दिया जाए वाई वस्तु की प्रति इकाई कीमत और वाई वस्तु की मात्रा। इसके बाद इन दोनों को जोड़कर जो टोटल आय वो उपभोक्ता की आय के बराबर हो। यहाँ पर इस संदर्भ में आपको उपभोक्ता के संतुलन का अध्ययन करने के लिए मैं एक उदाहरण द्वारा आपको समझा रही हूँ। इस उदाहरण के अंतर्गत कुल आय जिसे एम के द्वारा डिनोट किया गया है 10 रुपये ली गई है। प्राइस एक्स 1 रुपीज़ है, प्राइस वाई 2 रुपीज़ है। यहाँ एक आपको तालिका दी हुई है। तालिका के अंतर्गत उपभोग की इकाई 1, 2, 3, 4, 5, 6 दे रखी है जिसे क्वांटिटी एक्स से डिनोट किया गया है। क्वांटिटी के द्वारा डिनोट किया गया है, एक्स के द्वारा क्वांटिटी। एक्स वस्तु यदि अपनी उपभोग की इकाई पहली एक्स वस्तु पर सारी पैसे को खर्च करे तो उसे कितनी सीमांत उपयोगिता की प्राप्ति होगी वो यहाँ पर तालिका में दी हुई है। पहली इकाई एक्स वस्तु पर 15 संतुष्टि देती है, दूसरी पर 12, तीसरी पर 9, चौथी पर 7, पाँचवीं पर 4 और छठी पर 0 हो जाती है। इसी तरह से यदि उपभोक्ता सारे पैसे अपनी वाई वस्तु पर खर्च करता है तो वाई वस्तु की पहली इकाई से उसे जितनी संतुष्टि की प्राप्ति होती है वो 28 के बराबर है या 28, दूसरी इकाई से 21, तीसरी इकाई से 14 और चौथी इकाई से 7, पाँचवीं इकाई से 5 और 6th इकाई से 0 या 0 हो जाती है। अब यहाँ उपभोक्ता के द्वारा कौन से बंडल का चयन किया जाए या एक्स वस्तु की कितनी मात्रा और वाई वस्तु की कितनी मात्रा उपभोग की जाए जो उसकी अधिकतम संतुष्टि का बिंदु है। हम अपने इसके अंतर्गत इन दोनों शर्तों के माध्यम से प्रूव करेंगे उपभोक्ता किस बंडल का चयन करेगा। हमारे द्वारा एक्स वस्तु की ध्यान से देखने पर 4 इकाइयाँ और वाई वस्तु की 3 इकाइयाँ, 1, 2, 3 इकाइयाँ, यहाँ पर हम देखें 3 इकाइयों का उपभोग करने पर उपभोक्ता का संतुलन बिंदु प्राप्त हो जाएगा या दोनों शर्तें पुट हो जाएंगी। आप देखोगे यहाँ पर पहली शर्त मार्जिनल यूटिलिटी एक्स डिवाइडेड प्राइस एक्स है। एक्स वस्तु की अंतिम इकाई चौथी है, इससे प्राप्त सीमांत उपयोगिता 7 है, इसकी कीमत 1 रुपये है। मार्जिनल यूटिलिटी वाई, वाई वस्तु की अंतिम इकाई से तीसरी है, इसकी अंतिम इकाई से प्राप्त सीमांत उपयोगिता 14 है, इसकी कीमत 2 रुपये है। काटोगे 7, इसको काटोगे 7, 7 इक्वल टू 7। पहली शर्त कंप्लीट हो गई। इसी बिंदु पर उपभोक्ता की दूसरी शर्त भी पूरी होनी चाहिए। यहाँ पर प्राइस एक्स 1 रुपीज़, क्वांटिटी कितनी है 4 इकाइयाँ, प्राइस वाई 2 रुपीज़, क्वांटिटी कितनी ले रखी है 3 इकाइयाँ और टोटल रुपये उसके कितने हैं 10, 4 बन जा 4 प्लस 3 2 जा 6 इक्वल टू 10, 6 और 4 10 इक्वल टू 10। ये दूसरी शर्त भी पूरी हो गई। यहाँ पर यहाँ उपभोक्ता के द्वारा
x वस्तु की 4 इकाइयाँ और y वस्तु की 3 इकाइयों का बंडल उपभोक्ता का संतुलन बिंदु कहलाएगा। उपभोक्ता के संतुलन बिंदु पर 4 का बंडल है। बंडल ये उपभोक्ता का संतुलन बिंदु है और इसे हमने शर्तों के माध्यम से प्रूव कर दिया है। अब हमारे द्वारा समसीमांत उपयोगिता नियम का अध्ययन किया जाएगा। समसीमांत उपयोगिता नियम को गॉसेन का लॉ ऑफ इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी के नाम से जाना जाता है। जैसे किसी भी सिद्धांत की व्याख्या करने के लिए कथन, मान्यताएं, तालिका, चित्र और अन्य बातें होती हैं, उसी तरीके से सिद्धांत में भी है। ये जो उपभोक्ता का संतुलन, दो वस्तुओं की कीमतें असमान होने पर या दोनों वस्तुओं के संदर्भ में आपके द्वारा पढ़ा गया है, ये ही आपका समसीमांत उपयोगिता नियम भी कहलाता है। लेकिन नियम की व्याख्या तो कथन, तालिका से होती है। तो सामान्य बातें में समसीमांत उपयोगिता नियम की मैं आपको बताना चाहूँगी। समसीमांत उपयोगिता नियम, जिसे इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी लॉ भी कहते हैं, इस लॉ को भी गॉसेन के द्वारा ही दिया गया था। इसे गॉसेन का द्वितीय नियम कहते हैं। मार्शल के द्वारा इसकी विधिवत व्याख्या की गई थी और लेफ्टविच के द्वारा इसे उपभोक्ता के संतुलन का सिद्धांत भी कहा गया है। जिस प्रकार से किसी भी सिद्धांत की व्याख्या करने के लिए हमारे द्वारा कथन, मान्यताएं, तालिका और चित्र लिए जाते हैं, उसी तरह से समसीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के लिए भी कुछ मान्यताएं ली जाएंगी। यहाँ मेरे द्वारा पहली मान्यता उपयोगिता को अंकों में व्यक्त किया जा सकता है और इसकी गणना की जा सकती है। दूसरी मान्यता उपभोक्ता विवेकशील है और उसका मुख्य उद्देश्य अधिकतम संतुष्टि को प्राप्त करना है। तीसरी, सभी वस्तुएं पूर्ण विभाज्य हैं। चौथी, मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर रहती है। पांचवी मान्यता, निश्चित समयावधि, उपभोक्ता की आय और बाजार में वस्तुओं की कीमतों में कोई परिवर्तन ना हो, ये स्थिर रहे। नेक्स्ट मान्यता, उपभोक्ता की रुचि, अधिमान, परिस्थितियों में कोई परिवर्तन ना हो। अब मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगी यहाँ पर, ये हम किसी भी सिद्धांत की व्याख्या करने के लिए एक मान्यता लेते हैं अन्य बातें समान रहने पर, या कथन को प्रारंभ इसी बात से करते हैं कि अन्य बातें समान रहें। ये जो शब्द है अन्य बातें समान रहने पर, इसे ही इंग्लिश में सेटेरिस पारिबस के नाम से जाना जाता है। ये याद रखना बच्चों, सेटेरिस पारिबस से क्या अभिप्राय है, 1 नंबर का क्वेश्चन जनरली बन जाता है आपके बोर्ड क्लास में। एक बार 2 बार आया हुआ भी है क्वेश्चन, इसलिए स्पेशल सेटेरिस पारिबस का अर्थ क्या होता है, किसी भी सिद्धांत की, अर्थशास्त्र के किसी भी सिद्धांत की व्याख्या करने से पहले एक शब्द का प्रयोग होता है, अन्य बातें समान रहने पर। इस मान्यता को ही सेटेरिस पारिबस कहते हैं। अब हम समसीमांत उपयोगिता नियम का कथन पढ़ लें। ये जो हमारे द्वारा दोनों वस्तुएं कीमतें के संदर्भ में उपभोक्ता के संतुलन का अध्ययन किया गया है ना, उसी के आधार पर इसका इस कथन की व्याख्या की गई है। अन्य बातें कथन है और सिद्धांत है, तो अन्य बातें समान रहने से स्टार्ट होगा। अन्य बातें समान रहने पर एक उपभोक्ता को विभिन्न वस्तुओं पर अपना व्यय इस प्रकार से करना चाहिए कि प्रत्येक दिशा में व्यय की अंतिम इकाई से प्राप्त सीमांत उपयोगिता और उसकी कीमतों का अनुपात बराबर हो जाए। प्रत्येक, ये जो बराबर का चिन्ह दिख रहा है ना, प्रत्येक वस्तु की अंतिम इकाई से प्राप्त सीमांत उपयोगिता और उसकी कीमतों का अनुपात बराबर हो जाए। प्रत्येक वस्तु, चाहे वो 2 करे, 2 से अधिक करे, कितनी भी वस्तुओं का वो उपयोग कर सकता है। इससे ही उसे अपनी अधिकतम संतुष्टि की प्राप्ति होगी और ये नियम ही समसीमांत उपयोगिता नियम कहलाता है। समसीमांत उपयोगिता नियम की व्याख्या हमारे द्वारा शर्तों के माध्यम से की जाएगी।
शर्त के अंतर्गत दो शर्तें होती हैं। पहली, मार्जिनल यूटिलिटी x डिवाइडेड प्राइस x इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी y डिवाइडेड प्राइस y। ये आपको मैं आपके शब्दों से परिचित हो। x वस्तु के अंतिम इकाई से प्राप्त सीमांत उपयोगिता, x वस्तु की प्रति इकाई कीमत, y वस्तु की अंतिम इकाई से प्राप्त सीमांत उपयोगिता की कीमत। और दूसरी शर्त, x वस्तु की प्रति इकाई कीमत और x वस्तु की मात्रा, y वस्तु की प्रति इकाई कीमत और y वस्तु की मात्रा इक्वल टू m। इनका मतलब i, इनके बीच में प्लस का साइन और यहाँ पर ये सारा व्यय पक्ष है और ये सारा का सारा आपका आय पक्ष है। आय व्यय के बराबर हो जानी चाहिए। आय से मतलब उपभोक्ता की जो आय है और व्यय जो उसके द्वारा वस्तुओं पर दिया जा रहा है, दोनों पक्ष कैसे हो जाने चाहिए, बराबर हो जाने चाहिए। यहाँ पर इस सिद्धांत की व्याख्या भी हमारे द्वारा तालिका और फिर उसके बाद उन शर्तों को पुट करते हुए की जाएगी। यहाँ पर मेरे द्वारा जो तालिका बनाई गई है उसके अंतर्गत आपकी इसी क्वेश्चन को एक दूसरे तरीके से भी दूसरे क्वेश्चन के रूप में भी हम दे सकते हैं। वो क्वेश्चन आपको बुक में मिल जाएगा। सेब और केले का उदाहरण देते हुए दर्शाया गया है। वहाँ पर प्राप्त सीमांत उपयोगिता, मैं उस क्वेश्चन को फिर से कर देती हूँ। यहाँ पर कुल आय दे रखी है। यहाँ पर x वस्तु की सीमांत उपयोगिता 385 पहली इकाई व्यय करने पर x वस्तु की कीमत 30 रुपये और इसकी कीमत 90 रुपये है, जबकि उपभोक्ता की आय कितनी दे रखी है, 450। उपभोक्ता के पास 450 रुपये हैं। x वस्तु की कीमत 30 रुपये, y वस्तु की कीमत 90 रुपये। यदि सारे पैसे x वस्तु पर खर्च करता है अपने, तो पहली इकाई खरीदने पर या पहली इकाई खरीदने पर 385 सीमांत उपयोगिता, फिर 355 की सीमांत उपयोगिता, फिर 300 की सीमांत उपयोगिता प्राप्त हो रही है, फिर 270, नेक्स्ट 200 और फिर 185 के बराबर संतुष्टि की प्राप्ति होती है। और यदि y वस्तु पर खर्च करता है तो सीमांत उपयोगिता की 1150 की प्राप्ति हो रही है, फिर 1033 की प्राप्ति हो रही है, फिर 985 की प्राप्ति हो रही है, फिर 900 की प्राप्ति हो रही है, नेक्स्ट 840 की प्राप्ति हो रही है और देन उसके बाद 730 की प्राप्ति हो रही है। यहाँ पर उपभोक्ता का संतुलन कहाँ पर होगा, ये दोनों शर्तों के माध्यम से हम डिसाइड कर सकते हैं। जैसे पहली शर्त हमारी क्या दे रखी है, पहली शर्त मार्जिनल यूटिलिटी x डिवाइडेड प्राइस x दे रखी है और दूसरी शर्त हमारी प्राइस x क्वांटिटी x दे रखी है प्लस प्राइस y क्वांटिटी y दे रखी है इक्वल टू m होता है। यहाँ पर पहली शर्त के मुताबिक हमारे x वस्तु की 3 इकाइयाँ और y वस्तु की 4 इकाइयाँ करने पर उपभोक्ता का संतुलन स्थापित होगा। अंतिम इकाई से प्राप्त सीमांत उपयोगिता कितनी दे रखी है, 300। कीमत कितनी दे रखी है इस पर, 30 रुपये इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी y कितनी दे रखी है, 900 डिवाइडेड बाय प्राइस y कितनी दे रखी है, एक इकाई से एक इकाई, ये काटने पर 10, एक से एक इसको काटने पर 10, 10 इक्वल टू 10। पहली शर्त यहाँ पर कंप्लीट हो गई। दूसरी शर्त के लिए प्राइस x कितना दे रखा है, 30 इंटू क्वान्टिटी x कितनी आएगी हमारी, 3 इकाइयाँ प्लस प्राइस y कितना दे रखा है, 90 इंटू क्वान्टिटी y कितनी है, 4। m अपनी आय टोटल 450 हुए है, 30 इंटू 3 90 और 9 चौक 36 360 होता है इक्वल टू 450 इक्वल टू 450। यहाँ पर हमारी दूसरी शर्त भी पूरी होती है। यहाँ उपभोक्ता के द्वारा जो बंडल उपभोग किया जाएगा, जो सर्वाधिक संतुष्टि प्रदान करेगा, वो 3 और 4 मतलब x वस्तु की 3 इकाइयाँ और y वस्तु की 4 इकाइयों का उपभोग करने पर उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि की प्राप्ति होगी।
ये सिद्धांत इस तरीके से व्याख्या किया जाएगा। नेक्स्ट फिर इसके बाद हमारे द्वारा इस सिद्धांत की महत्व का अध्ययन किया जाता है। इस सिद्धांत के महत्व के अंतर्गत यह नियम अर्थशास्त्र के उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण सभी क्षेत्रों पर लागू होता है। उपभोक्ता की दृष्टि से देखें तो उपभोक्ता अपनी सारी आय, अपनी जो भी आय है उसको खर्च करके सम सीमांत उपयोगिता नियम से ही अधिकतम संतुष्टि को प्राप्त कर सकता है। और उत्पादक की दृष्टि से देखें तो अपने सीमित साधनों से उत्पादन को अधिकतम करने में यह नियम प्रयोग होता है और इसके प्रयोग से वह अपनी प्रति इकाई लागत को कम से कम करने का प्रयास करता है। फिर इस नियम का प्रयोग विनिमय, वितरण, सार्वजनिक क्षेत्र में बचत व उपभोग के मध्य निर्णय लेने में भी सहायता प्रदान करता है। विशेषताओं के इसके महत्व के बाद हम इस सिद्धांत की सीमाओं का भी अध्ययन करेंगे। उपयोगिता का अंकीय मापन संभव नहीं है या गलत है। दूसरा, मुद्रा का सीमांत मूल्य जिसे मार्जिनल यूटिलिटी एम कहा जाता है वह स्थिर नहीं होता है। और तीसरा, उपभोक्ता व्यवहार में विवेकशील नहीं होता है। इन सारी सीमाओं के बावजूद भी इस नियम के व्यावहारिक पक्ष से व्यावहारिक दृष्टि से इसका बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। इसे अर्थशास्त्र का सामान्य नियम भी कहते हैं। यहाँ पर मेरे द्वारा उपभोक्ता के संतुलन का उपयोगिता मापन विश्लेषण का अध्ययन कंप्लीट करा दिया गया है, जिसे आप गणनावाचक विश्लेषण कहते हैं। कल आपका क्रमवाचक विश्लेषण प्रारंभ किया जाएगा। उससे पहले आपको हीरा पानी विरोधाभास का अध्ययन कराया जाएगा। थैंक यू।